हमारे यहाँ एमबीबीएस में जो है एक एडमिशन का एंट्री टेस्ट होता है, बिल्कुल। और वो एंट्री टेस्ट जो है उसमें बड़ी तादाद में बच्चे हिस्सा लेते हैं। सिंध में तकरीबन 30,000 बच्चे और पंजाब में लाख के करीब बच्चे हिस्सा लेते हैं, फिर केपीके में भी काफ़ी तादाद है। अब इतनी बड़ी तादाद का एंट्री टेस्ट कैसे होगा? ये टेस्ट होता है अमूमन सितंबर अक्टूबर के महीने में। बिल्कुल। अब सितंबर अक्टूबर बहुत नज़दीक है, मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कोरोना की इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि हम इन 30,000 या 1 लाख बच्चों को बिठा के तो डॉक्टर साहब वैसे क्राइटेरिया क्या होगा? अब ये जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं ये तो प्रमोट हो रहे हैं। देखिए, यही एक बड़ा इशू है कि जो बच्चे आपने कहा 11वीं से 12वीं में प्रमोट कर दिए गए, 5% नंबर भी इनको बढ़ा दिए गए, इनका मेरिट डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है। अब इन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंट्रेंस करनी है। उस एंट्रेंस के लिए ये था कि इनके एफएससी का रिजल्ट को हम वेटेज देते थे तकरीबन 50%, और 50% उस एंट्री टेस्ट की वेटेज होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ के अनफॉर्चुनेटली जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल की वजह से ही एंट्री टेस्ट इंट्रोड्यूस कराए गए, ताकि एक अच्छे तालिब इल्म में और एक कमज़ोर तालिब इल्म में एफएससी के रिज़ल्ट की बुनियाद पर फ़र्क ना हो, एंट्री टेस्ट से उसकी पहचान हो सके। अब अगर एंट्री टेस्ट नहीं हो पाएंगे, जैसे कि मुझे लग रहा है कि शायद ना हो पाए, कहना वो है सितंबर तक अक्टूबर तक मुझे नहीं लगता कि कोरोना की सूरत हाल में कोई ऐसी बेहतरी आएगी। अब दो चीज़ें, या तो एंट्री टेस्ट लेट हो जाएंगे तो उससे हमारा सेशन लेट होगा जब तक हालात बेहतर ना हो। दूसरा यही हो सकता है कि जो बच्चे प्रमोट हुए उनका जो मेरिट नंबर बन रहा है उसी से दाखिले दे दिए जाए, लेकिन उससे जो बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे उनका मेरिट डेफिनेटली जो है वो उस लेवल का नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल भी सोचेगी, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, इस पर गौर कर रही है, और इंशाल्लाह कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊँ, कोरोना हमारी ज़िंदगी में और एक बड़े अरसे बाद, शायद स्पेन की जो फ्लू था उसके बाद, ये स्पेनिश फ्लू के बाद 100 साल बाद एक ऐसी वबा आई है जिसके लिए कोई भी दुनिया में तैयार नहीं था। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज तैयार नहीं थे, वहाँ पर तो फिर भी ऑनलाइन टीचिंग वगैरह होती थी, हमारे यहाँ तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस चीज़ को अब हमारी जो लाइफ है, जो टीचिंग है, जो हमारा मेथडोलॉजी है, ये सारी जो है ना, इसका पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, और अब हमको एक नए तरीके के साथ अपना आगे का तालीमी निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब हमें, अगर हम 18वीं सदी के हिसाब से कर रहे थे, तो हमें 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी, और चाहे हमें ज़बरदस्ती धकेल दिया गया, लेकिन ग्रेजुअली। लेकिन डॉक्टर साहब एक बेहतर टाइम है जिसमें आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेसर इराकी साहब, ये जो डेफिशिएंट इंटर में देखा कि जहां प्रमोट कर दिया जाता है, इसमें तो यकीनन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेडिकल के तलबा को जो है वो आप इस तरीके से प्रमोट कर दें, या जो है वो उनकी ग्रेडिंग कर दी जाए। क्या स्ट्रेटजी होगी? और आप यकीनन जो है वो साल ज़ाया होने से भी जो है वो बचाना है आपको स्टूडेंट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको तरफ ये वाज़े करूं कि जो मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक जनरल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो टीचिंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है, एक मेजर कंपोनेंट जो है, वो पेशेंट के ऊपर है। जहाँ पर बच्चों की जो है वार्ड में पोस्टिंग्स होती हैं, वो वार्ड्स में जाते हैं, मरीज़ों को देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं, लेबॉरेटरीज़ में जाते हैं, ओपीडीज़ में जाते हैं। इसके बगैर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है मेडिकल की या डेंटल की, इसमें थ्योरी का जो कंपोनेंट है उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो कि मरीज़ों पर होती है। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं, एग्जामिनेशन की मेथडोलॉजी को आप फिल्म बनाकर उसको दिखा सकते हैं कि इस तरीके की, लेकिन जो फील एक थिएटर में होता है, जो मरीज़ों को हाथ लगा के मरीज़ को देखते हैं कि क्या उनको किसी को स्वेलिंग है, कुछ मकसद ये कि ये इसके लिए आपको पेशेंट को और वार्ड में जाना लाजमी है। हमने जब डिस्कस किया था HEC वालों के साथ, हमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप अपनी कोई इस सिलसिले में तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेटजी बना कर दें। देखिए, हम थ्योरी का एग्ज़ाम करा सकते हैं, हम उनका ऑस्पी करा सकते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट पेशेंट के ऊपर है उसके लिए हर हाल में हम मरीज़ों के साथ और उनको एग्जामिनेशन वगैरह कराना लाजमी है, और उनको वार्ड में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करना लाजमी है। अगर वो ये नहीं करते तो हाफ ट्रेन डॉक्टर्स को पास करके अगर आप निकालते हैं और वो मार्केट में जाते हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, और सारी दुनिया में कहीं ये नहीं हो सकता कि आप पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स भेज रहे हैं जिन्होंने पेशेंट्स देखे ही नहीं हो। तो हमारे जो है प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं। वैसे डॉक्टर साहब किसी भी शोबे में नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल मेडिकल के शोबे में तो ये बिल्कुल तस्वुर नहीं किया जा सकता कि आप आइंदा आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की लाइफ का जो है वो रिस्क हो।
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये एक हमारा कंपोनेंट है। अब इसका जो, जैसे कि खालिद साहब ने बड़ा सही फरमाया कि HEC ने हमें बहुत सपोर्ट की, हमें सॉफ्टवेयर्स दिए, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी बताई, हमसे साथ उन्हें डिस्कस किया, 3-4 मीटिंग्स की चेयरमैन साहब ने। हमने अपने जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑनलाइन करने की तैयारी की है, हमने जो वाइवा है जो उसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है वो ऑनलाइन करने की तैयारी की है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है इसके लिए अभी हमारी कोई तैयारी सच्ची बात है नहीं है कि पेशेंट्स को और वार्ड पोस्टिंग्स कैसे होंगी। ये सिर्फ उस सूरत में होंगी कि वी हैव टू वेट कि जब ये कोरोना का जो जोर है ये टूटे और पेशेंट जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सेफली जो है बुला सकें और वो जाकर वार्ड्स के अंदर और उसमें जाकर मरीज़ों को देख सकें। बट प्रॉबेबली दैट विल टेक सम टाइम। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम ओवरनाइट ही करें या हम एक्सपेक्ट करें अगले 1-2 माह में ऐसा होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद जब ये कोरोना का जोर टूटेगा, ज़ाहिर अभी तो ये पीक पर भी नहीं पहुंचा, रोज़ाना जो मरीज़ आ रहे हैं, कल जो मरीज़ों की तादाद थी आज उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि हमारा ग्राफ ऊपर के ऊपर जा रहा है। हमने चाइना को क्रॉस कर लिया नंबर ऑफ पेशेंट जो बीमार है। अल्लाह करे कि हम और ज़्यादा ना जाए, 70वां नंबर हमारा दुनिया में हो चुका है इस वक्त। तो जब ये अपने प्लेटू पे पहुंचेगा या इसकी डाउनफॉल शुरू होगी, तब शायद ऐसे हालात हो कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफली भेज सकें। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो कतन जो है वो नहीं पास कर सकता इम्तिहान, जैसे आपने फरमाया मैं 8वीं का बच्चा 9वीं में चला गया या 11वीं का, ये हमारे यहाँ होने का कोई भी इम्कान ऐसा नहीं है। पैसा कमाना नहीं है, ये तो एक सर्विस के तौर पर गवर्नमेंट बच्चों की एजुकेशन और मुल्क की खिदमत के लिए करती है। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मैं नहीं समझता पाकिस्तान में है जो कि प्रॉफिट के नुक्ते नज़र से गवर्नमेंट ने बनाई हो। हमारी फ़ीसें वैसे ही बहुत कम होती हैं, यानी कि इस वक्त जो हमारी मेडिकल की फ़ीस है वो तकरीबन 24,000 रुपये पर ईयर एवरेज फ़ीस है जो बच्चे देते हैं। तो उसमें आप क्या कटौती करेंगे? देखिए बात यह है कि हर साल गवर्नमेंट जो है वो सैलरीज़ में इजाफा करती है। जून में 10-15%, 20% जो है ना तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स उस रेशो से नहीं बढ़ती, बल्कि गवर्नमेंट ग्रांट्स कम ही हो रही हैं। अगर आपके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, आप फ़ीस भी कम कर देंगे, जो एक और कंपोनेंट होता है थोड़ा बहुत रेवेन्यू का, और आपके अखराजात ख़ास तौर पर सैलरी के बढ़ जाएंगे, तो फिर तो वो इतना मिसमैच होगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही खसारे में और ज़्यादा खसारे में चली जाएंगी। तो ये जो इशू है मैं समझता हूँ बच्चों का भी मुतालबा जायज़ है, लेकिन ये इशू पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट की जो स्कूल्स हैं उनका ज़्यादा है। देखिए इस वक्त जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 10 से 12 लाख रुपए फ़ीस लेते हैं, हम 24,000 रुपये फ़ीस लेते हैं। तो इश्यूज़ वहाँ पर आते हैं। हमारे लेवल पर मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है, और गवर्नमेंट में जो इस पर कम करवाया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे 20%, वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर उन्होंने किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल तो फ्री होते हैं वहाँ। तो ये हमारे भी कॉलेजेस जो है, अब कराची यूनिवर्सिटी है या सिंध यूनिवर्सिटी है या हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन फ्री है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चे तो कोई ऐसी, और हमारी यूनिवर्सिटी जो है इस छोटी सी फ़ीस के अलावा जो कम फीस देते हैं, लास्ट ईयर हमने 4.5 करोड़ रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप की मद में दिए, और ये नीडी स्टूडेंट स्कॉलरशिप है जिसमें हम देते हैं कि वो बच्चे जो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते वो इसको दें। कुछ जगहों पर हमारी फ़ीस हो सकता है थोड़ी ज़्यादा, तो हम स्कॉलरशिप दे के कवर कर लेते हैं। लेकिन ये इशू मेनली जो है ये मेरे ख्याल में